25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल, ये डायलॉग आपने हेरा फेरी मूवी में जरूर सुनी होगी, लेकिन वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में लाखों लोगों ने इसे मजाक नहीं बल्कि असली का ऑफर समझ लिया। जितना भी हो सके खाली पार्टी का जो असल पैसा वो वाला कम से कम रिटर्न कर दीजिए। अपना बेटी का शादी खाती हम लोग का हम क्लास में भीख मांगेंगे। जब शारदा ग्रुप ने लोगों को वही सपना भेज दिया और लोगों ने सोचा कि शायद ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा और वे लोग बड़े बड़े सपने सजोने लगे, लेकिन यहीं से असली गेम शुरू हुआ जब लाखों लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई सिस्टम पर भरोसा करके दे दिया और एक दिन इन्हें पता चला कि पूरा पैसा हवा हो गया। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ अनकवरिंग द हिडन ट्रूथ बिहाइंड द इंडियन पॉलिटिक्स। 2006 में एक आदमी आया, सुदीप्तो सेन, जो देखने में काम और शार्प माइंडेड वाला बिजनेसमैन लगता था, लेकिन अंदर से एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने पहले से ही पूरा गेम प्लान करके रखा था। उसने शारदा ग्रुप को शुरू तो चीट फंड कंपनी की तरह किया, लेकिन उसे दिखाया ऐसे जैसे मानो ये मल्टी इंडस्ट्री एम्पायर हो। मीडिया, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, फाइनेंस सब कुछ परफेक्टली प्लान किया और इस इल्यूजन को और भी ज्यादा बड़ा बनाने के लिए उसने हर जगह फ्लैशी एड्स चलाए। हाई रिटर्न, जीरो रिस्क, गारंटेड प्रॉफिट। लोग सोचने लगे कि ये कोई आम कंपनी नहीं, ये कोई बड़ा कॉर्पोरेट है और लोग पैसे लगाना शुरू कर दिए। गांव और कस्बों में उसके एजेंट्स ऐसे घूमते थे जैसे मानो कंपनी कोई नेशनल लेवल का स्कीम चला रही हो, और इसी ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ लोगों ने अपनी सेविंग, गोल्ड, जमीन तक इस सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। धीरे धीरे शारदा का जाल इतना बड़ा फैल गया कि लगभग 17 लाख लोग इसमें फंस गए। कोई छोटे सपने लेकर आया, 5,000 रुपए डालकर छोटी बचत बढ़ाने की उम्मीद में। कोई इतनी आस में आया कि जमीन गिरवी रखकर 2 से 5 लाख रुपए तक लगा गया, ये सोचकर रिटर्न जल्दी और बड़ा मिलेगा। कंपनी पहले छोटे अमाउंट से भरोसा बनाती थी, 1,000 डाले तो 1200 वापस। लाइन में खड़े लोगों को देखकर बाकी लोग और भी पैसा लगा देते थे। यही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ट्रिक सेन बार बार इस्तेमाल करता था। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचा हुआ पैसा भी इसमें लगा दिया, तो कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए रखी सेविंग, तो कोई रिटायरमेंट का पूरा फंड ही शारदा में डाल दिया। धीरे धीरे कुल जमा रकम 3500 करोड़ से ऊपर पहुंच गई और ये सब खुले में हो रहा था। पूरे वेस्ट बंगाल, असम और बाकी राज्यों में खुले में कलेक्ट किया जा रहा था। एजेंट्स रोज घूम रहे थे, ऑफिस भरे पड़े थे, एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे, फिर भी किसी ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। और यही इस स्कैम का सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट था। इतना बड़ा फ्रॉड सामने सामने चल रहा था, लेकिन सिस्टम चुप था। शारदा स्कीम की सबसे डेंजरस बात उसकी सिंपलिसिटी थी। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल और इजी लगता था, लेकिन अंदर पूरा मॉडल बस एक चीज पर टिका था, पोंजी सिस्टम। मतलब कि नए लोगों से लिया गया पैसा सीधे पुराने इन्वेस्टर को रिटर्न देने में जाता था। जब तक फ्रेश पैसा आता रहा सब कुछ स्मूथ दिख रहा था, हर महीने पे आउट मिल रहा था। एजेंट्स फोन करके कहते कि देखा कंपनी कितनी रिलायबल है। लोगों को लगा कि बिजनेस जेन्युइनली ग्रो कर रहा है, कि शायद ये कोई लॉन्ग टर्म स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन असल सच ये था कि कंपनी की कोई रियल अर्निंग ही नहीं थी, ना कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट्स, ना कोई रियल बिजनेस मॉडल, बस एक इल्यूजन। एक ऐसा इल्यूजन जो बाहर से काफी स्ट्रॉन्ग लगता था और अंदर से खोखला था। लोगों को जो पे आउट दिख रहा था वो प्रॉफिट नहीं था, वो बस किसी नए इंसान के जेब से निकला पैसा था। और ये चेन जितनी सिंपल थी उतनी ही खतरनाक, क्योंकि जिस दिन जब नए इन्वेस्टर आने बंद हो गए उसी दिन ये पूरा सिस्टम ढह जाना था। अब पोंजी स्कीम की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? जब तक पे आउट मिलते रहते हैं कोई सवाल नहीं करता। सेम हुआ शारदा के साथ भी। लोग खुश थे कि पैसा बढ़ रहा है, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही खोखला था। सुदीप सेन को यह बात अच्छे से पता थी कि लोग लालच में रिस्क को इग्नोर कर देंगे, और यही हुआ भी। अब शारदा ने खुद को लेजिट दिखाने के लिए हर तरीका अपनाया। न्यूज़पेपर, मीडिया चैनल, ट्रैवल कंपनीज, कंस्ट्रक्शन सब खोल दिए ताकि एम्पायर बड़ा लगे। इन्वेस्टर्स को लगा कि कंपनी डाइवर्सिफाइड है तो पैसा सेफ है, लेकिन असल में ये सिर्फ दिखावा था। सेल कंपनीज बनाई गई ताकि ट्रांजैक्शन छुप सके। यही वो लायर थी जिसने स्कैम को सालों तक बचाए रखा, और शारदा का असली फैलाव उसके एजेंट्स के थ्रू हुआ था। कंपनी ने किसी को भी, चाहे वो फेरी वाला हो, न्यूज़पेपर बेचने वाला हो, हाउस वाइफ्स हो, स्मॉल शॉपकीपर्स हो, कोई भी जिसे थोड़ी बहुत बात करनी आती थी, उन्होंने उसे पकड़कर एजेंट बना दिया। उन्हें बोला जाता था कि हर पैसे पर कमीशन मिलेगा। बस इतना सुनकर लोग उनसे जुड़ जाते थे, क्योंकि छोटी कमाई भी उनके लिए मायने रखती थी। धीरे धीरे यही लोग अपने रिलेटिव, नेबर्स और दोस्तों को समझाने लगे, मैं भी इन्वेस्ट किया हूँ, सेफ है, टेंशन मत लो। और यहीं से ट्रस्ट नेटवर्क बना। कोई भी अपने जान पहचान वाले पर डाउट नहीं करता, और यही चीज इस स्कैम की सबसे मजबूत बैकबोन बनी। कंपनी को पता था कि अगर किसी अननोन आदमी से पैसा मांगोगे तो लोग सोचेंगे, लेकिन अगर वही सलाह किसी अपने से आएगी तो लोग बिना सोचे समझे पैसा डाल देंगे।
इसलिए एजेंट्स को ट्रेन नहीं किया गया, बस लालच दिया गया और वो लालच आगे लाखों लोगों को इस ट्रैप में लेके आया। सच यही है, शारदा को चलाने वाले सुदीप्तो नहीं थे, उसके लिए काम करने वाले आम लोग थे जिन्हें खुद ही नहीं पता था कि वो किसी स्कैम का हिस्सा बन चुके हैं। शारदा ने अपने पैसे से ग्लैमर भी खरीदा, सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, बिग इवेंट्स स्पॉन्सर किए गए, स्पोर्ट्स टीम खरीदी गई। लोगों ने सोचा कि इतनी बड़ी कंपनी है तो सेफ ही होगी, लेकिन धीरे धीरे अंदर की हालत खराब होने लगी। सिस्टम पूरी तरह से इन्वेस्टर पर ही टिका था और जैसे ही ग्रोथ थोड़ी सी रुकी, पूरे सेटअप में दरारें दिखने लगी। कंपनी के पास पे आउट देने के लिए फ्रेश पैसा नहीं बच रहा था और अंदर फंड्स धीरे धीरे ड्राइव होने लगे। पहले पे आउट टाइम पर आते थे, लेकिन अब डिले शुरू हो गया। ऑफिस के बाहर लाइंस लंबी होने लगी। एजेंट्स तो खुद ही घबरा रहे थे, लेकिन उन्हें भी सही पिक्चर्स नहीं पता थी। लोगों को कहा जाता कि बस नेक्स्ट वीक आ जाना, थोड़ी सी टेक्निकल इशू चल रही है। यही असली वार्निंग साइन थे, लेकिन ये वार्निंग उन्हीं लोगों ने देखी जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था। इन्वेस्टर शिकायत लेकर जाते भी तो उन्हें टाल दिया जाता, नए फॉर्म भरवा दिए जाते। असल में प्रॉब्लम पैसे की थी, लेकिन बाहर दिखाया जाता कि मैनेजमेंट में कुछ डिले चल रहा है, यानी कोलैप्स शुरू हो चुका था, बस लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिर 2013 में वो हुआ जिसका डर सबके दिल में दबदबा पल रहा था। पूरा बबल धड़ाम से फूट गया। अचानक पे आउट्स रुक गए, जैसे मानो किसी ने प्लग ही खींच दी हो। ऑफिसेस पर ताले लटक गए और जिन एजेंट्स पर लोगों ने आंखें मूंद कर भरोसा किया था, वो रातों रात गायब हो गए। गुस्सा, डर और टूटे हुए सपनों का शोर हर तरफ था। और तभी पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि जो चमक असल में दिख रही थी, वो असल में स्कैम का चेहरा था। सुदीप्तो सेन अब सिर्फ एक नाम ही नहीं था, और देश का सबसे बड़ा वांटेड बिजनेसमैन भी बन चुका था। स्कैम जैसे जैसे खुल रहा था, वैसे वैसे उसके कदम तेज होते जा रहे थे। ऑफिसेज सील हो चुके थे, एजेंट्स गायब थे और इन्वेस्टर्स की भीड़ हर जगह सवाल पूछ रही थी। और इसी हलचल के बीच सेन फरार हो गया। न्यूज़पेपर्स में उसकी ब्लरी सीसीटीवी इमेज छपने लगी। टीवी चैनल्स पे एंकर चिल्ला रहे थे, कहां छुपा है शारदा का मास्टरमाइंड। एक बिजनेसमैन रातों रात भगोड़ा बन चुका था। लोग कहते हैं कि वो लगातार अपना लोकेशन बदल रहा था, कभी असम के रास्ते तो कभी ओडिशा के जंगलों में। पुलिस एक कदम पीछे तो वो एक कदम आगे रहता। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि सुदीप्तो अकेला नहीं भाग रहा था, वो उन लोगों को भी बचाने में मदद कर रहा था जिन लोगों ने उस एम्पायर को खड़ा करने में उसकी मदद की थी। ब्रोकर, लोकल लीडर, फिक्सर्स और वो लोग जिनके बिना इतना बड़ा नेटवर्क चल नहीं सकता था। पर जैसा कहते हैं कि सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। कुछ हफ्तों की भाग दौड़ के बाद सुदीप्तो सेन फाइनली पकड़ा गया और तभी कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। उसके पास एक 18 पेज का लेटर मिला, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसने पूरे स्कैम को कम्प्लीटली एक नया एंगल दे दिया। यह लेटर शारदा स्कैम का सबसे एक्सप्लोसिव हिस्सा साबित हुआ। इसमें उसने कई बड़े नामों का जिक्र किया था, ऐसे लोग जिन पर उंगली उठाने की किसी ने हिम्मत तक नहीं की थी। लेटर में सेन ने साफ लिखा था, इतने बड़े स्केल पर पैसे कलेक्ट करना, मीडिया चैनल्स और रियल एस्टेट पर कंट्रोल बनाना और इतना मैसिव नेटवर्क चलाना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के बिना पॉसिबल ही नहीं था। उसने लिखा था कि हर लेवल पर प्रेशर था, कौन से एजेंट को प्रमोट करना है, किस न्यूज चैनल को बाई करना है, किस पॉलिटिशियन की मौजूदगी में इवेंट्स कराने हैं। सब कुछ एक वेल डिजाइन नेक्सस का हिस्सा था। और ये लिखा देखकर पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे मानो भूकंप आ गया। कुछ नेताओं ने तो तुरंत डिस्क्लेमर भी दे दिए कि भाई हमें तो कुछ पता भी नहीं था। कुछ ने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी है हमारे खिलाफ। न्यूज चैनल्स ने एक एक पैराग्राफ को तोड़कर बार बार दिखाया। डिबेट्स चलती रही, लेकिन इस शोर का एक अजीब सच था, इन्वेस्टर्स को इन कंट्रोवर्सी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उनके लिए गॉसिप, पॉलिटिकल गेम ब्रेन सब कुछ बकवास था। उनकी आंखों में तो बस एक ही सवाल था कि हमारे जीवन भर की कमाई कौन लौटाएगा। और इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। स्कैम के बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, बहुत सी प्रॉपर्टीज सील हुई, लॉट्स ऑफ क्वेश्चनिंग हुई, लेकिन जितना पैसा खोया गया था उसमें से बहुत ही कम रिकवर हो सका, क्योंकि पैसा कई लेयर्स में गायब किया जा चुका था। रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुकी थी। अब जरा उन इन्वेस्टर्स की हालत इमेजिन करो। किसी ने बच्चों की पढ़ाई का पैसा खो दिया, किसी ने शादी के लिए जमा किया था, किसी ने अपनी लास्ट लाइफ सेविंग लगा दी। कई लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोगों ने तो एक्सट्रीम कदम भी उठा लिए। ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं था, ये इमोशनली डिजास्टर था। स्कैम एक और चीज भी दिखाता है कि सिस्टम की कमजोरी कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर रेगुलेटरी बॉडीज अलर्ट रहती तो इतना बड़ा स्कैम नहीं हो पाता, लेकिन पेपर वर्क, लूप होल्स और इग्नोरेंस ने इस फ्रॉड को प्रोटेक्ट किया और इसका सीधा नुकसान जनता को उठाना पड़ा। मोस्ट पेनफुल ट्रूथ ये है कि आज भी मेजॉरिटी इन्वेस्टर को पूरा पैसा वापस नहीं मिला। यह स्कैम सिर्फ इकोनॉमी का फेलियर नहीं था, बल्कि सिस्टम के हर लेवल का फेलियर था। रेगुलेशन फेल्ड, पॉलिटिक्स फेल्ड, मीडिया फेल्ड, बैंकिंग ओवरसाइट फेल्ड और अंत में आम आदमी सबसे ज्यादा भुगतने वाला। स्कैम्स के बाद कई लॉ बदले गए, चीट फंड कंपनीज पर कई टाइट रूल्स लगाए गए, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। 17 लाख जिंदगियां बदली जा चुकी थी। किसी का घर टूटा तो किसी का फ्यूचर। इस स्कैम ने एक और बड़ी सच्चाई खोली, जिस देश में सबसे ज्यादा पॉवर्टी है
उस देश में स्कैमर का सफल होना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि गरीब इंसान जल्दी फायदे के चक्कर में रिस्क को ओवरलुक कर देता है और यही माइंड गैप स्कैमर का सबसे बड़ा वीपन है। शारदा ने इस साइकोलॉजी को ही एक्सप्लॉइट किया। स्कैम्स कहीं भी हो सकते हैं, बस ट्रस्ट का फायदा उठाने का देर है। अगर सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी शारदा फिर से जन्म ले सकता है और ये सबसे स्कैरी चीज है, क्योंकि स्कैमर हमेशा ट्रस्ट को टारगेट करता है। दोस्तों ये थी आज की एपिसोड शारदा चीट फंड स्कैम। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, इन सारे स्कैम के पीछे सबसे मेजरली रीजन क्या है अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोर।